खिचगंडी। यह सिर्फ एक नाम नहीं, एक श्राप है जो हमारी ज़िंदगी से ना चाह कर भी जुड़ जाता है। खिचगंडी एक ऐसी डायन है, अगर ये किसी इंसान पर हावी हो जाए तो मौत के बाद भी उस इंसान का पीछा नहीं छोड़ती है। कुछ ऐसा ही हुआ दिल्ली के एक पटेल नगर इलाके में। इसका नाम वेद है। वेद एक गुजरात की आईटी कंपनी में जॉब करता है। उसकी फैमिली में उसकी मदर और एक छोटी सिस्टर थी। उसके फादर की कुछ साल पहले ही कार एक्सीडेंट में मौत हो गई, जिसके चलते ही घर की जिम्मेदारी वेद को संभालनी पड़ती है। हेलो। हाँ मॉम। बेटा इस बार आएगा ना तू? बहुत दिन हो गए हैं तुझे देखे हुए। हाँ मॉम, मैंने पीएल ले ली है। मेरी फ़्लाइट कल की है। कल रात तक मैं आ जाऊँगा, आप टेंशन मत लो। ठीक है बेटा, ध्यान से आना। वेद ऑफिस से लंबी छुट्टी लेकर अपने घर दिल्ली जा रहा था। वेद की फ़्लाइट लैंड होती है और अब रात का समय हो गया था। वेद कैब से घर जा रहा था, तभी कैब ड्राइवर ने एक लड़की को पिक किया। कैब जो थी वो शेयरिंग में थी, तो अब कैब में वो लड़की और वेद दोनों थे। वेद ने उसके गले में एक आईडी कार्ड देखा तो उसका नाम काया था। वो भी एक आईटी कंपनी में जॉब करती थी। आप भी आईटी कंपनी में हो? हाँ, और आप? हाँ, मैं भी गुजरात की एक आईटी कंपनी में हूँ। दिल्ली शिफ्ट होने आया हूँ। यहीं एक आईटी कंपनी में जॉब मिल गई तो अब यहीं शिफ्ट हो जाऊँगा। इसके बाद दोनों ने खूब बातें की और अपने अपने रास्ते चले गए। अगले दिन वेद को एक मेल आता है। उसने जिस आईटी कंपनी में अप्लाई किया था वहीं से उसे एक ऑफ़र लेटर आता है। अगले दिन वेद उस कंपनी में ज्वाइन करता है। वेद अपने डेस्क पर काम कर रहा था, तभी देखता है कि वो कैब वाली लड़की जिसका नाम काया था वो ऑफिस में घूम रही थी। ये तो काया है, ये यहीं पे जॉब करती है। चलो, ये भी ठीक है। फिर लंच टाइम में वेद कैफेटेरिया में बैठा था, तभी काया उसके पास आके बैठ जाती है। क्या बात है, तुम तो मेरे पीछे पीछे मेरी ही कंपनी में आ गए। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा, मैं इतनी बुरी हूँ क्या? नहीं, मेरा मतलब वो नहीं था। अच्छा, तो क्या मतलब था तुम्हारा? चलो ठीक है, वेद मेरा काम पेंडिंग है, मैं चलती हूँ। लड़की थोड़ी टेढ़ी है, मगर मानना पड़ेगा, क्यूट तो है। कैब वाली दोस्ती और गहरी होती चली गई। एक दूसरे के इतने करीब आ गए कि जिसके चलते दोनों ने शादी कर ली। जब वेद घर पहुंचा तो उसकी मॉम ने उससे मुंह फेर लिया। वेद और काया घर के अंदर जाते हैं। वेद की माँ उनसे मुंह फेर के अपने कमरे में चली जाती है। काया और वेद को इस नतीजे का कुछ नहीं पता था। उधर से वेद की बहन आती है पूजा की थाली लेके। भैया, आप दुखी मत हो, मैं हूँ ना। मगर उससे पहले आपको मेरा शगुन देना होगा, तभी आप अंदर आ सकते हो। छोटी, तू जो बोले वो मिल जाएगा, बस अब तू हमें अंदर आने दे। नहीं नहीं, मुझे अभी चाहिए, वरना रात यहीं गेट पे ही बितानी पड़ेगी। अच्छा जी, तो चल जल्दी बोल, क्या चाहिए तुझे? भैया, मुझे स्कूटी चाहिए। कॉलेज बस में जाना थोड़ा कंफर्टेबल नहीं लगता। बस इतनी सी बात, कल ही ला के देता हूँ। पक्का? प्रॉमिस? हाँ बाबा, प्रॉमिस। आज तक मैंने प्रॉमिस कभी तोड़ा है? अब आए हम अंदर। हाँ हाँ, क्यों नहीं। पहले मैं अपनी भाभी का स्वागत तो कर लूँ। भाभी, आप अपने दाहिने पैर से इस कलश को धकेल दो। मगर यहाँ कुछ अजीब था। काया वेद के पीछे छुपी हुई थी, थोड़ी डरी हुई थी। वेद, अपनी बहन से कहो ना ये पूजा की थाली मुझसे दूर रखे, अगरबत्ती से एलर्जी है मुझे।
सिस्टर ये सुनते ही थाली दूर करती है और काया गलती से अपने बाएं पैर से कलश को ढकेलकर अंदर आती है। हे भगवान, ये तो अपशगुन हो गया। ये क्या कर दिया काया तुमने? काया अपना मुंह नीचे करके बस खड़ी हुई थी। एक दिन वेद और काया। वेद, माँ हमसे नाराज़ है। ना ही मेरे हाथ का खाना खाती हैं और ना ही बात करती हैं। काया, तुम चिंता मत करो, मैं माँ को मना लूँगा एक ना एक दिन। वेद की माँ एक कमरे में थी कि तभी किसी के चिल्लाने की आवाज़ आई। देखा तो वो कोई और नहीं, वेद की छोटी बहन थी जो सीढ़ियों से गिर चुकी थी, जिससे उसे काफ़ी चोट आई थी और वो कोमा में चली गई। घर में सब परेशान थे। माँ गुस्से में काया के ऊपर चिल्लाती है। सब तेरी वजह से हुआ है। जब से तेरे मनहूस कदम पड़े हैं इस घर में, तब से अपशगुन ही हो रहा है। काया गुस्से में वहाँ से चली जाती है और वेद फिर अपनी माँ पे चिल्लाता है। मॉम, आपको काया से तमीज़ से बात करनी चाहिए। आपको उससे ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी। मॉम को वेद की बात से थोड़ी ठेस पहुँचती है और वो रोने लगती है। फिर वो अपने कमरे में चली जाती है। अगले दिन वेद की मॉम काया के रूम में जाके उससे बात करती है। मुझे माफ कर दो काया, मुझे तुमसे ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी। तुम तो इस घर की लक्ष्मी हो। लक्ष्मी को तो पलकों पर बिठाना चाहिए। नहीं माँ, ऐसी बात ना किया करो। मैंने हमेशा ही आपको अपनी माँ माना है। मैं आपकी बात का बुरा क्यों मानूंगी? एक दिन रात में वेद की मॉम वेद और काया के कमरे में जाती है। तब हल्का सा दरवाज़ा खोलती है तो देखती है काया कोई इंसान नहीं थी, एक किचकंडी है। वेद को अपने लंबे बालों में जकड़ रखा था और मानो ऐसा लगा कि वेद इस दुनिया में है ही नहीं। वेद की मॉम घबराकर पीछे हट गई और वहाँ से सीधा विक्रांत बाबा के पास गई, जो हनुमान भक्त थे। वो विक्रांत बाबा से बोलती है। वो वापस आ गई है बाबा, वो किचकंडी वापस आ गई है। क्या? ये कैसे हो सकता है? मैंने खुद उसे अपनी शक्तियों से भस्म किया था। तभी वेद की मॉम अचानक से कहती है। हे भगवान, मेरी छोटी बेटी घर पर ही है, उसे वहाँ अकेला छोड़ आई। अब क्या होगा बाबा? तो चिंता मत कर, उसे मैं कुछ नहीं होने दूंगा। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। जय हनुमान जय हनुमान जय हनुमान। बाबा और वेद की मॉम घर आ जाते हैं तो काया उनके सामने खड़ी हो जाती है। काया बाबा को अपने सामने देखकर उसकी आंखों की पुतली दो हो जाती है और एक भयानक आवाज में बोलती है। आ गया तू फिर से इन्हें बचाने के लिए। मैंने कहा था ना तुझसे, मरते दम तक इस परिवार का एक भी मर्द नहीं छोड़ूंगी मैं एक श्राप हूँ जो इनसे कभी दूर नहीं हो सकती। मगर मैंने तुझे अपने वश में किया था। तूने मेरी ताकत को वश में किया था, मुझे नहीं। और वेद के साथ शादी करके उसके साथ शादीशुदा जिंदगी बिताने के बाद मेरी शक्तियाँ और भी बढ़ गई हैं और मैं और ज्यादा शक्तिशाली हो गई हूँ। वेद और छोटी को छोड़ना होगा, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। जब तक वेद की आत्मा मेरी है तब तक मैं उसे नहीं छोड़ूंगी। और रही बात तेरी छोटी बेटी की, तो वो मौत के हवाले हो जाएगी कुछ ही दिनों में। तेरी बेटी को सीढ़ियों से धक्का मैंने ही दिया था। मेरी सच्चाई जान चुकी थी वो और तुझे बताने आ रही थी, बेचारी। और मैंने ही उसे नकली दवाई देके उसे कोमा में पहुंचा दिया। कुछ ही दिनों की मेहमान है बेचारी। मेरे बच्चों पर रहम कर, छोड़ दे उनको। क्या बिगाड़ा है उन्होंने तेरा? काया हंसती है और गायब हो जाती है। विक्रांत बाबा जोर जोर से जय बजरंगबली जय बजरंगबली जय बजरंगबली जय श्री राम जय श्री राम जय बजरंगबली जय बजरंगबली। काया गुस्से में आकर घर का सामान इधर उधर फेंकती है। माँ भी जोर जोर से जय बजरंग बली, जय बजरंग बली। और बाबा किचकंडी को कैद कर लेते हैं। वे जहाँ इतना मदहोश था तब भी झटके से उसकी मदहोशी टूट जाती है और बाबा से कहता है। उसने तो कहा था कि सिर्फ
उसकी ताकत को वश में किया जा सकता है? वो गुस्सा होकर गई थी। मैंने उसकी आंखों की पुतली को दो होते हुए देखा है। कहते हैं कि किचकंडी की पुतली गुस्से में दो हो जाती है। जिस दिन मैंने काया को उल्टा सीधा कहा था, उसकी आंखों में देखा था मैंने, उसकी पुतली दो हो चुकी थी। उसी रात मेरा शक यकीन में बदल गया और मैं सीधा विक्रांत बाबा के यहाँ गई। उन्होंने बताया कि वो फिर से आ गई है। अचानक से वेद। फिर से? इसका क्या मतलब है मॉम? कि वो पहले भी आ चुकी है? माँ और बाबा एक दूसरे को हैरानी से देखते हैं। मॉम बताओ, सच क्या है? वेद की मोम बताती है कि ये बात आज से 25 साल पहले की है। कुसुम, तुमसे शादी करके ऐसा लगा जैसे मैंने सब कुछ पा लिया। वादा करो तुम मुझे कभी नहीं छोड़ोगे। आकाश, मैं वादा करती हूँ कि मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगी, हमेशा साथ रहूंगी। मगर एक बात की चिंता सताती है मुझे। वो क्या? माय बेस्ट फ्रेंड कुणाल पता नहीं कहाँ होगा। कोई नहीं, हम एक पार्टी रखेंगे जिसमें बचे हुए दोस्तों को बुलाएंगे और बेस्ट फ्रेंड को भी, और उनको एक सरप्राइज देंगे। फिर वो अपने घर पहुंच जाते हैं। तभी वो शादी में मिले गिफ्ट देख रहे होते हैं। तभी उन्हें एक गिफ्ट के ढेर में एक अजीब सा गिफ्ट दिखाई दिया जिस पर काला कपड़ा लिपटा हुआ था। जब आकाश उस गिफ्ट को उठाता है तभी उसका फ़ोन आ जाता है। फ़ोन पर पुलिस होती है। वो बताते हैं कि कार एक्सीडेंट में उनके माता पिता की डेथ हो गई है। उसके होश उड़ जाते हैं। फिर वो अपने माता पिता का दाह संस्कार करता है, जिसके बाद आकाश काफ़ी परेशान रहने लगता है। काफ़ी समय बीत जाता है। आकाश की हालत को देख कुसुम एक रात अपनी ओर आकर्षित करती है। आकाश और कुसुम एक दूसरे की आगोश में खो जाते हैं, मगर कुसुम को लगा कि ऐसा करने से उसकी परेशानी दूर होगी। मगर हालात और ख़राब हो गए। आकाश की तबीयत और ख़राब हो जाती है। उसका पूरा शरीर नीला पड़ रहा था। फटाफट डॉक्टर को बुलाया गया और डॉक्टर साहब चेक करते हैं, मगर वो कुछ कर नहीं पाते। वो भी हार मान जाते हैं। एक दिन कुसुम आकाश को उसके कमरे में दवाई देने जाती है और वो देखती है कि आकाश पूरा नंगा होता है। उसके अंदर एक डायन का वास था। कुसुम यह सब देखकर बोलती है, कौन हो तुम? मैं एक किचकंडी हूँ। मैं तेरे पति के साथ 1 साल से हूँ और उससे तन का सुख लेती रही हूँ। क्यों आई है यहाँ? क्या चाहती है? तेरा पति बहुत ही खूबसूरत है और मेरी प्यास बुझाने की ताकत रखता है, और वो ही मेरी प्यास पूरी करेगा, और मरते दम तक तेरा पति मेरा है। तो किसी और को ढूंढ ले। फिर वो कुसुम को बाहर फेंक देती है और दरवाज़ा बंद कर देती है। कुसुम बहुत परेशान हो जाती है और पंडित जी से बात करने चली जाती है। तुम्हारी मदद सिर्फ विक्रांत बाबा ही कर सकते हैं, जो जयपुर में है। फिर कुसुम जयपुर जाकर विक्रांत बाबा से बात करती है। चिंता मत करो, बजरंग बली सब ठीक कर देंगे। मैं उस आत्मा को तेरे पति से मुक्त कर दूंगा। जय बजरंग बली, जय बजरंग बली। विक्रांत बाबा पूरी तैयारी के साथ कुसुम के साथ उसके घर जाते हैं और उसका पति किचकंडी के बस में होता है। क्यों बाबा, तुझे अपनी जिंदगी प्यारी नहीं जो यहाँ चलाया मरने के लिए? चुप कर किचकंडी। अगर अपनी सलामती चाहती है तो तू छोड़ दे इसके पति को, वरना बजरंग बली की दी गई शक्तियों का तुझ पे कहर बरसेगा। एक शर्त पर छोड़ दूंगी, अगर तू मेरी प्यास बुझाएगा तो। विक्रांत बाबा गुस्से में हनुमान चालीसा पढ़ने लगते हैं। उसके बाद किचकंडी चिल्लाते हुए आकाश का शरीर छोड़ देती है और विक्रांत बाबा उसे एक बोतल में कैद कर लेते हैं। मैं इसे अपने साथ ले जाता हूँ ताकि इसे मुक्ति दिला सकूँ। जब तुम पैदा हुए थे उसके ठीक 5 साल बाद एक प्लेन क्रैश हुआ। उसमें तुम्हारे पापा की डेथ हो गई। बाद में विक्रांत बाबा ने बताया
कि किसी ने हम पर काला जादू किया है। हाँ, उस श्रापित मूर्ति से तुम लोगों पर किसी ने काला जादू किया था, मगर बजरंगबली की कृपा से सब ठीक है। विक्रांत बाबा वहाँ से चले जाते हैं। बातों बातों में एक बात तो भूल ही गई। ये लो, हनुमान जी के मंदिर का पवित्र धागा पंडित जी ने दिया था, इसे गले में बांध लो। हाँ मॉम, बिल्कुल। वेद उस धागे को अपने गले में बांध लेता है और उसे ऐसा लगता है कि बजरंगबली उसके आसपास हैं और एक धागा अपनी छोटी बहन के गले में बांध देता है। विक्रांत बाबा प्रार्थना कर रहे होते हैं कि तभी वेद सामने आ जाता है। अरे वेद, कैसे आना हुआ? आपसे एक बात पूछना भूल गया। पूछो वेद, क्या पूछना है? तुम्हें कैसे पता कि उस गिफ्ट के अंदर एक श्रापित मूर्ति है? तुम्हारी माँ जी ने ही तो बताया था वेद। झूठ मत बोलिए। मॉम को सभी गिफ्ट्स के बारे में पता था, मगर उस गिफ्ट के बारे में सिर्फ पापा को ही पता था। वो भी उन्होंने अपने तक ही ये बात रखी थी। बोलो, कौन हो तुम और ये सब क्यों किया? जवाब दो, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। कमाल का दिमाग पाया है लड़के, मगर अफसोस तुमने बहुत देर कर दी। मतलब? तुम्हारी माँ की आत्मा कुछ ही पल में अपने वश में करने के बाद उसकी आत्मा और अपनी आत्मा को हमेशा के लिए एक कर दूंगा। वेद गुस्से में बाबा की ओर बढ़ता है और विक्रांत बाबा उसके सर पर वार कर देते हैं, जिससे वो बेहोश हो जाता है। जब उसकी आंखें खुलती हैं तो वो अपने आप को बंधा हुआ पाता है और विक्रांत बाबा से एक बार फिर पूछता है, चाहते क्या हो? क्यों मेरे परिवार के पीछे पड़े हो? तुम्हारा परिवार जाए भाड़ में, मुझे सिर्फ कुसुम चाहिए। आखिर हो कौन तुम? मैं अजय हूँ, तुम्हारे पिता का अच्छा और सच्चा दोस्त। मगर तेरा बाप मेरी दोस्ती के लायक नहीं था। जिसकी स्कूल से लेकर कॉलेज तक तेरे बाप की हर सक्सेस के पीछे मेरा हाथ था। करता मैं था, क्रेडिट तेरा बाप, क्योंकि वो हर वक्त मुझे अपनी दोस्ती की कसम देता था। मैंने अपने हर सपने को दोस्ती के लिए कुर्बान कर दिया, मगर जब कुसुम को देखा तो अच्छाई की उम्मीद थी। मगर उस दिन तुम्हारा बाप बीच में आ गया। इसका बदला लेने के लिए काले जंगल में चला गया। काली तंत्र विद्या जिससे मैंने किचकंडी को जन्म दिया और पहले तेरे दादा दादी का एक्सीडेंट करवाया। फिर तेरे बाप को जब कुसुम मेरे पास आई मैं समझ गया, लेकिन कुसुम को परेशान नहीं देख सकता था। किचकंडी को अपने वश में किया क्योंकि मैं कुसुम को अपनी वजह से परेशान नहीं कर सकता था। किस्मत तो देख, प्लेन क्रैश में तेरे बाप की मौत खबर सुन के खुश हुआ, मेरे काम और आसान हो गया। लेकिन तेरा बाप गया, तूने जन्म ले लिया। तेरे साथ भी मैंने वैसा ही किया, मगर कुसुम का परेशान सा चेहरा मैं देख नहीं सकता था। तुम्हें मैंने आसानी से बचा लिया और सबका विश्वास जीत लिया और कुसुम को अपने वश में कर लिया। ना तुमको खबर मिली, ना कुसुम को पता चला। लेकिन अब कुसुम की आत्मा मेरी हो जाएगी। कुसुम को लेकर कहीं दूर चला जाऊंगा। वेद कुछ सोच ही रहा होता है कि तभी गले में पड़े हनुमान जी के पवित्र धागे को देखकर हनुमान चालीसा गाने लगता है और वो धागा चमकने लगता है। विक्रांत बाबा जब देखते हैं तो बोलते हैं, ये क्या कर रहे हो तुम? फिर वो उस पर काली शक्तियों से वार करते हैं जो उसको छू भी नहीं पाती। जब विक्रांत बाबा उसके गले में पड़े धागे को तोड़ने की कोशिश करते हैं तभी हनुमान जी का विराट रूप सामने आता है और वो विक्रांत बाबा को भस्म कर देते हैं, जिसके बाद वेद की मोम को होश आ जाता है और वेद अपनी मोम को घर ले जाता है। वेद सब बात बताता है। इसके बाद वो अजय की आत्मा के लिए प्रार्थना करते हैं और वेद अपनी पिता की गलतियों की माफ़ी मांगता है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये स्टोरी? अच्छी लगी
तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम, जय हनुमान।